अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। आज मैं आपको यानिस वैरोफोकस से थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। ये ग्रीस के फॉर्मर फाइनेंशियल मिनिस्टर रह चुके हैं। बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फिगर है। इनकी जो तकारीर हैं बहुत शौक से पूरी दुनिया में सुनी जाती हैं पॉलिटिक्स को समझने के लिए, यूरोप की पॉलिटिक्स को समझने के लिए। इनका जो नैरेटिव है बहुत ही स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है और ये अक्सर जो है IMF के खिलाफ, वर्ल्ड बैंक के खिलाफ और ये यूरोपियन यूनियन के मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनके खिलाफ बहुत खुलकर बात करते हैं और बड़ा क्लियरली बताते हैं कि मतलब यूरोप में क्या कुछ हो रहा है और कैसे उनकी ग्रीस एक एग्जांपल भी है एक फेल्ड इकोनॉमी का, जिसको बेल आउट करना पड़ा और जिसको IMF ने और वर्ल्ड बैंक ने इनको बेल आउट करने के लिए इनको मजीद जो है ना इस मुल्क को कर्जों तले दबा दिया। और ये वही दौर था जब यानिस वैरोफोकिस की जो पार्टी है वो उसको पावर मिल गया था ग्रीस में और इनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था और इन्होंने साफ इनकार कर दिया था IMF के साथ वो तमाम डील्स करने में के लिए। और बड़ी इंटरेस्टिंग है इनकी पूरी जर्नी, जो पॉलिटिकल जर्नी। और इस वक्त भी इनकी जो है बड़ी स्टैंडिंग है यूरोप के मामलों में बात करने के लिए। अक्सर इनको यूनिवर्सिटीज़ में और डिफरेंट पॉडकास्ट में इनको इन्वाइट किया जाता है। सो ये भी ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट है जिसमें इन्होंने कुछ महीने पहले ही तकरीर की और आजकल जो ये बात कह रहे हैं वो एक नई टर्म इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है और वो है टेक्नो फ्यूडलिज्म। और उनका ये बयान कि कैपिटलिज्म का दौर जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है और उसकी जगह कैपिटलिस्ट जो दुनिया के बड़े बड़े थे उन्होंने भी मतलब इंसानों के साथ कोई अच्छा सलूक तो नहीं किया, बहुत उन्होंने अपने आप को अमीर से अमीर तर कर दिया। लेकिन अब उन कैपिटलिस्ट को रिप्लेस करते हुए अब एक नया क्रीड आ रही है दुनिया के टॉप जो लोगों के अंदर और वो है टेक्नो फ्यूडल्स की। और वो लोग हैं जो कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाते जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन वो ऐसी सर्विसेज बनाते हैं जो कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं और उस सर्विसेज को जब आप इस्तेमाल करते हो तो वो तमाम जो उसका फ़ायदा है वो आपको नहीं पहुंच रहा होता बल्कि इन टेक्नो फ्यूडल्स को पहुंच रहा होता है। और ये फिर पूरी मतलब वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को भी और पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को भी जो है ना कंट्रोल करने की पोजीशन में आ जाते हैं। सो ये बात समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको जो है एक आउटलुक देना चाहती हूँ, कॉन्टेक्स्ट देना चाहती हूँ कि दुनिया की जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो किस बेसिस पे चल रही है, कैसे वेल्थ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है दुनिया के अंदर। और ये फोर्ब्स की जो बिलियनियर्स की लिस्ट है ये हर साल इसको रिन्यू भी करते हैं। 2024 की लिस्ट ये है जो मैंने अपने सामने खोली हुई है। इसके अंदर अब आप देखो कि ये जो टॉप में जो बिलियनियर्स हैं वो सबसे बड़ा बिलियनियर इस वक्त इलॉन मस्क है और उसके पास 1-2-3 बिलियन डॉलर्स नहीं है बल्कि उसके पास 313 बिलियन डॉलर्स हैं। यानी आप समझ लो कि यानी इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ मनी है। मतलब 1 ट्रिलियन डॉलर भी अगर किसी के पास हो तो वो उसको संभाल नहीं पाएगा कि मतलब कैसे उसको खर्च करना है, क्या उसका करना है। और 300 बिलियन जो है वो डॉलर्स की वर्थ है सिर्फ इलॉन मस्क की अपनी पर्सनल ये जो उसकी वर्थ है। उसके अलावा और ये इसके पास कौन सी कंपनीज है, टेस्ला है और स्पेस एक्स है। और इसके साथ ही उसने तकरीबन 1 साल पहले जो ट्विटर है उसको भी खरीद लिया और ट्विटर के जो से जो उसको पावर मिली है और उसकी वेल्थ में जो इजाफा है वो भी बहुत इनक्रेडिबल अमाउंट है बिकॉज ये विद इन 1 ईयर जो है ना इसकी वेल्थ जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो गई है। सो लैरी विल्किन एलिसन जो है वो 227 बिलियन डॉलर की उनकी पर्सनल वेल्थ है और ये ऑरेकल कंपनी के मालिक हैं और ये भी आपको पता है कि एक सॉफ्टवेयर टाइप की कंपनी है। इसी तरफ जेफ बेजोस हैं जो कि अमेजोन के मालिक हैं, फिर मार्क जुकरबर्ग है जो कि फेसबुक का मालिक है, फिर ये आर्नोल्ड फैमिली है जो कि लुई विटॉन जो कि लग्जरी गुड्स के एक आउटलेट है उसकी मालिक है ये। और उसके बाद आप देखो कि ये लैरी पेज है जो गूगल के मालिक है, फिर सर्गी ब्रिन ये भी गूगल के मालिक है। इनके पास 150 बिलियन डॉलर्स की इनके पास वर्थ ऑफ वेल्थ है। और फिर ये माइक्रोसॉफ्ट के ये मालिक, फिर ये सेमीकंडक्टर कंपनी जॉनसन ही होंग इनके ये मालिक हैं। फिर उसके बाद एक लंबी लिस्ट आप देखते चले जाओगे क्योंकि इस लिस्ट में 2700 से ज़्यादा बिलियनियर्स को जो है ना ब्लूमबर्ग ने रिकॉर्ड किया और बहुत ज़्यादा इसमें वो लोग हैं। देखिए ये जैंग जिमिंग है जो कि टिकटॉक के मालिक हैं और 45 बिलियन डॉलर्स। यानी टिकटॉक आप देखिए इतना पुराना सॉफ्टवेयर नहीं है, इट्स लाइक कुछ साल पहले 4-5 साल पुराना ही होगा और इन्होंने इतने ही अरसे में 45 बिलियन डॉलर्स कमा लिए। सो ये तमाम जो सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं, टेक्निकल या आप कह लो कि सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं और ये दुनिया के सबसे अमीर तरीन लोग बन चुके हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनके पास हैं। यानी अगर कोई कैपिटलिस्ट है जो कि एक ईस्टेट कंपनी चला रहा है, फॉर इंस्टेंस आप ट्रम्प को ही ले लो, वो एक ईस्टेट
एस्टेट कंपनी चला रहा है, रियल एस्टेट का काम करता है और उसके पास 5 या 6 बिलियन डॉलर्स हैं। लेकिन ये जो लोग हैं ये इतना ज्यादा कैसे अमीर हो गए, और बिकॉज ऑफ द रीजन कि इनके पास जो टेक्नोलॉजी और इनके पास जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो दुनिया का हर इंसान इस्तेमाल कर रहा है, और चाहे वो एक एक सेंट उसमें खर्च कर रहा हो डेली बेसिस पे या एक एक रुपया उसमें खर्च कर रहा हो डेली बेसिस पे, लेकिन वो सबका सब मिलाकर इनको डेली बेसिस पे इतना अमीर कर रहा है कि ये बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मालिक बन गए। और ये सारे तमाम जो सर्विसेज हैं जो ये लोग प्रोवाइड, टेक्नो फ्यूडल्स लोग जो है प्रोवाइड करते हैं, या फाकिस के मुताबिक ये तमाम लाइक इस बात की सलाहियत इनके पास है कि वो आपके जहन में, आपके दिल में जो है ना ऐसी ख्वाहिशात एम्बेड करें और उसके अंदर डालें कि आपको क्या चाहिए, आपको बताएं, आपको टीच करें, आपको टोन करें इस बात पे कि आप वो वाले प्रोडक्ट्स खरीदो जो कि वो चाहते हैं कि आप खरीदो। और फिर वो डेली बेसिस पे जब आप फेसबुक, टिकटॉक, ये गूगल और अमेजोन ये सब कुछ जब इस्तेमाल करते हो तो यही कंपनीज, यही प्लेटफॉर्म जो है ना आपके तमाम मूड्स को, अपने आपकी बातों को, आपकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग को जब वो रिकॉर्ड करते चले जाते हैं तो फिर वो आपकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग के मुताबिक प्रोडक्ट्स को आपके सामने लेकर आते हैं, और वो प्रोडक्ट्स इनको पता चल जाते हैं कि जो लोग हैं वो किस किस्म के प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं, और फिर वो उन प्रोडक्ट्स को बनवाते हैं और एक तरह की मार्केट मोनोपोली हासिल करते चले जाते हैं। सो ये जो नया ट्रेंड है इसको टेक्नो फ्यूडलिज्म कह रहे हैं, वेरा फोकस, और वाकई ये एक बहुत मतलब डेंजरस किस्म का ट्रेंड है कि किस तरह से सिर्फ एक प्लेटफॉर्म का मालिक होने की वजह से, ट्विटर के मालिक होने की वजह से, अमेजोन की या फेसबुक के मालिक होने की वजह से आप दुनिया की, यानी आपने सारी वेल्थ आपकी जेब में चली जाए, ऐसा क्यों कर मुमकिन है। एक और मैं आपको चीज बता दूं वायर फोकस की तरफ जाने से पहले कि दुनिया में जो रिच पुअर डिवाइड है या वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से हो रखी है, किस तरह से वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन हुई है इस वक्त। अब ये जो एक चार्ट है इसमें आपको दिख रहा है कि 1% जो दुनिया के लोग हैं ना, एक यानी 100 में से एक अगर आप ले लें, अगर आप समझे कि पूरी दुनिया की पॉपुलेशन 100 लोगों के ऊपर मुश्तमिल है, तो सिर्फ जो एक आदमी है ना उसके पास 53% ऑफ ग्लोबल वेल्थ है। और ये वो एक आदमी कौन है? ये वो तमाम बिलियनियर्स हैं जो फोर्ब्स की लिस्ट में मौजूद हैं, और कुछ मिलियनियर्स भी इसके अंदर शायद मौजूद होंगे। और अगर आप उन मिलियनियर्स को भी इसमें शामिल कर दो तो फिर 1.2% जो पॉपुलेशन है दुनिया की, उसके पास 47.8 ग्लोबल वेल्थ है। सो ये डेफिनेटली आपको दिख रहा है कि एक आदमी के पास आधी से ज्यादा दौलत हो जाना और बाकी तमाम जो पॉपुलेशन है बिलियंस लोगों की जो प्रैक्टिकली है उसके पास कितनी वेल्थ रह जाती है, वो शायद 47% भी नहीं रहती। और ये सब जो वेल्थ रह जाती है ये भी डेफिनेटली इवनली तो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इसमें भी मिलियनर्स की कैटेगरी आ जाती है और मुख्तलिफ और लोगों की कैटेगरीज आ जाती है, और वहां पर भी हर लेवल पर भी वेल्थ जो है वो कॉन्सेंट्रेट हुई होती है कुछ लोगों के बीच में। और बिल्कुल जो नीचे वाला एक बिलो पॉवर्टी वाला जो एक स्केल है वो बहुत बड़ी इंसानियत के अंदर वो फैला हुआ है। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होना बहुत जरूरी है। एक और चार्ट देखें, इसमें कितना अच्छी तरह सिंप्लीफाई किया गया है कि जो 45% ऑफ वेल्थ है ना वो एक आदमी के पास है, समझे 100 में से एक आदमी के पास, और जो 40% ऑलमोस्ट वेल्थ है वो भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यानी कि बाकी 40% जो है ना वो दुनिया के 11 लोगों के या 12 लोगों के पास ये वो सारी की सारी वेल्थ मौजूद है। फिर 13% जो है वो तकरीबन आप समझ लो कि 30% लोगों के पास जो है वो ये मौजूद है। और फिर जो बाकी 1% वेल्थ है ना वो पूरे दुनिया की बाकी जो आबादी है ना 55%, उन सब के पास कितनी है? 1% वेल्थ है जो कि उन्होंने आपस में बांट करके खानी है। सो ये मतलब रिच पुअर का जो डिवाइड है ना, ये आपको पता है कैपिटलिज्म के आने की वजह से ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और पिछले कुछ दिहाइयों में जब से कैपिटलिज्म का दौर दौरा है, जब से बैंकिंग सिस्टम चल रहा है, तब से वेल्थ जो है ना कम से कम लोगों में, कम से कम फैमिलीज के अंदर कॉन्सेंट्रेट होती चली जाती है। इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल क्लास होती है, बहुत सारी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मालिक होते हैं, बहुत सारे बिजनेस ओनर्स होते हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल किस्म के लोग होते हैं। ये सब लोगों ने वेल्थ को अपने बीच में कॉन्सेंट्रेट कर लिया, और इन्हीं लोगों की जो ना डोमिनेंस जो है ना पॉलिटिक्स में भी होती है, बिकॉज ये पॉलिटिक्स के ऊपर अपनी लॉबीज के जरिए जो इन्फ्लुएंस करते हैं, तो उसके बाद ये इस बात को कंफर्म कर लेते हैं कि ये दौलत जो है वो मजीद इनके पास ही जमा होती चली जाए और ये मजीद अमीर से अमीर होते चले जाएं, और जो आम लोग हैं दुनिया के वो जो है वो जिसको कहते हैं ना अछूत, जैसे हिंदू मत के अंदर आपने पढ़ा हुआ है कि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो होती है जो अछूत लोगों की होती है, फिर एक जो टॉप वाले हैं वो ब्राह्मण होते हैं। तो ये कैपिटलिज्म जो है ना वो भी प्रैक्टिकली अगर आप देखो तो दुनिया के लोगों को इसी तरह के साथ क्लासेस में डिवाइड करता है, कर चुका है, और जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोग हैं वो अछूत हैं, वो जो है ना
वो अनटचेबल्स हैं, वो गरीब तरीन है और वो बिलो पॉवर्टी लाइन में रहने के ऊपर मजबूर हैं, क्योंकि ये जो अमीर लोग हैं ना, इनके पेट नहीं भर रहे और इनके बिलियंस ऑफ 300 बिलियन डॉलर्स होने के बावजूद भी इलॉन मस्क ये नहीं कहेगा कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है और मुझे और नहीं प्रॉफिट्स चाहिए, अब मुझे जो है ना अपने आप को, अपने पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना, गरीबों में बांटना, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जितनी भी ये जो बहुत बड़ी बड़ी आपको दिखाई देती है ना, जो ये चैरिटीज़ करते हैं, ये चैरिटीज़ सिर्फ दिखावे की हद तक होती हैं और रियलिटी में अगर आप देखो कि इंसानियत क्या बेहतर जगह पर आ गई है या गरीब गुर्बत जो है ना वो खत्म हो गई, ऐसा कुछ रियल में नहीं हो रहा होता। सो थोड़ा सा मैं आपको यानिस की बातें सुनाना चाहती हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज समझना इनको बहुत ज़रूरी है और ये आप सुने भी और मैं आपको थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन भी करूँगी। What lives in here is a kind of capital. It's physical capital. People used to talk, remember, about dematerializing. There's no dematerializing. If you go into a server farm, it hums like a factory. If you look at the optic fiber cables crisscrossing our oceans, they're really material things. Cell towers, these things. Okay, it's real capital. It's material capital. Except its purpose is not to produce anything. Its purpose is to modify our behavior. So my narration of what is going on is this. The moment you enter Amazon.com, you've exited capitalism. You've exited the market. Amazon.com looks like a market, but it isn't a market. In a market, you have the capacity to socialize. You go to the fish market. You talk to the fishmongers. You talk to one another. You and your friend walk down the particular fish and you see the same fish. The moment you enter Amazon.com, if you and I enter Amazon.com and type some kind of commodity, electric oven, or binoculars, or basketballs, or electric bicycles, you and I are going to get different recommendations. Why? Because cloud capital is a networked machinery, the purpose of which is for us to train it, to train us, to train it, to train us, to train it, to train us, to train it, to train us ad infinitum, to know us, to give us good advice, win over our mind and heart through good advice, and then input desires into our bosom, which then the same algorithm satisfies directly by selling it to us, bypassing every market, and in the process collecting 40% of the price from the capitalist. So this is what Varafocus is saying कि ये जो Amazon.com है और इस तरह के different platforms हैं, इनमें Facebook, TikTok और ये सब तमाम शामिल हो जाते हैं। तो इनमें जब आप इसको एज अ मार्केट प्लेस यूज़ करते हो तो फिर क्या हो रहा होता है कि ये आपकी सारी इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब कर रही होती है, कैसा आपका मूड है, कौन सी चीज़ को आपने क्लिक किया, कौन सी चीज़ के ऊपर आपने पैसा खर्च किया, वो आपसे सीख रहा है, फिर आपको सिखा रहा है, फिर वो सीख रहा है। इन्फिनिट किस्म का ये प्रोसेस चलता चला जा रहा है और अमेजॉन की जो नॉलेज बेस है वो आपकी ज़ात के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है और फिर वो इस पोजीशन पे आता चला जा रहा है मजीद कि वो एग्जैक्टली वही चीज़ आपको ऑफर करे जो कि आप खरीदना चाहते हो और फिर आप उसको खरीदते हो और फिर वो चीज़ जब अमेजॉन की मार्केट से आप खरीदते हो तो फिर क्या होता है कि अमेजॉन जो है ना वो 40% ऑफ प्रॉफिट रखता है प्रोड्यूसर और बायर के बीच में। यानी अगर 100 रुपए की चीज आपने खरीदी है तो उसमें से 40 रुपए अमेजॉन को जा रहे हैं और सिर्फ 60 रुपए जो है ना वो उस प्रोड्यूसर को जा रहे हैं। सो जब ऐसा होता है तो फिर आप समझ लो कि अमेजॉन ने खुद तो कोई एक चीज भी नहीं प्रोड्यूस की, वो तो प्रोड्यूसर नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी फैक्ट्री बंद हो रही है, कौन सी फैक्ट्री चल रही है और किसके पास यानी ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। आप जो कुछ भी खरीदोगे, जहां से भी अमेजॉन में से कुछ चीज लोगे, जिस फैक्ट्री से भी बनी हुई, अमेजॉन को अपना 40% मिलेगा। तो फिर वो क्या बन गया, वो एक बादशाह बन गया ना, जिसके जो हर एक के साल से टैक्स लेगा, चाहे वो उसकी फैक्ट्री चल रही हो, चाहे नहीं चल रही हो, चाहे वो नया हो, चाहे पुराना हो, चाहे कुछ भी हो, बादशाह ने अपना टैक्स ले लेना है। तो ये टेक्नो फ्यूडलिज्म है जिसके बारे में बात करते हैं यानिस वाराफोकिस, और वो इस बात के से आपको हमें इंसानियत को तंबीह करें कि ये हो रहा है इस वक्त, और ये टेक्नो फ्यूडल्स जो है ना ये मजीद इतने ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे कि कैपिटलिज्म जो है ना वो अपनी ही मौत मर जाएगी और अब फिर उसके बाद एक नया दौर आ जाएगा जो कि टेक्नो फ्यूडलिज्म का होगा। फ्यूडलिज्म का मतलब आपको पता है ना कि जागीरदाराना निजाम को कहते हैं फ्यूडलिज्म, और वो एक टेक्नो फ्यूडल्स बन जाएंगे सब लोग। थोड़ा सा और देखते हैं यानिस वाराफोकिस क्या कह रहे हैं। The vassal capitalist who also dwells in this digital fiefdom called Amazon.com. So, if I am right, Jeff Bezos has nothing to do with Henry Ford. Mark Zuckerberg is not another version of Rupert Murdoch, of Westinghouse, of Edison. Because whatever you may think of Rupert Murdoch, and I don't think much, or Edison, or Westinghouse, at least they were brutish monopolists trying to make you buy their stuff. Bezos doesn't give a damn about what you buy, he doesn't make anything.
He simply controls the digital fiefdom. He's a techno-feudal lord on which all transactions take place through matching buyers and sellers by his algorithm that prevent you from talking to anyone, including the person you're buying from, and collecting a ground rent, which I call the cloud rent. If that is so, सो अगेन वाराफोकस ने एग्जैक्टली यही बात कही है कि जो अमेजोन के मालिक हैं या फेसबुक का मालिक है वो कुछ भी खुद से प्रोड्यूस नहीं कर रहा, उसको कोई परवाह नहीं है कि आप क्या चीज़ खरीदते हो क्या चीज़ नहीं खरीदते हो, वो सिर्फ आपकी मैचिंग कर रहा है और वो ग्राउंड रेंट आपसे ले रहा है और वो ग्राउंड रेंट बहुत बड़ा अमाउंट, लाइक 40% इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी. सो इस तरह से वो एक फ्यूडल लॉर्ड्स बन जाते हैं जो कि ग्राउंड रेंट ले रहे हैं. And given that 40% of global income is now siphoned off by these techno-feudal lords or cloudalists, as I call them in the book, then this is no longer capitalism, ladies and gentlemen. Welcome to techno-feudalism. And I believe that the answer to the question. So this is what Yanis is trying to say कि ये जो क्लाउड कैपिटलिस्ट हैं ये एक्चुअली कैपिटलिस्ट हैं ही नहीं, क्योंकि जो इससे पहले बड़े बड़े कैपिटलिस्ट थे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के ओनर्स थे, इंडस्ट्रीज के ओनर्स थे, वो भी इश्तिहारबाजी के जरिए हम पे कोशिश करते थे कि हम उन्हीं के प्रोडक्ट्स खरीदें और उनकी जो टेक्नोलॉजी की जो उनकी एक हाई एंड टेक्नोलॉजी होने की वजह से वो बहुत माल उन्होंने इकट्ठा किया और बड़ा उन्होंने मतलब कैपिटल इकट्ठा करके अपने आप को बहुत अमीर किया और लोगों को जो है ह्यूमैनिटी को गरीब से गरीब किया. लेकिन ये जो अब सिलसिला है ये तो उसका एक बहुत ही मल्टीप्लिकेटिव इफेक्ट है जो कि अब हमें क्लाउड कैपिटलिस्ट और ये टेक्नो फ्यूडलिज्म के जुमरे में नजर आ रहा है. सो एक दो और जगह से मैं आपको ये रिमाइंड करा दूं कि जो फॉर्ब्स की जो लिस्ट जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाई है उसमें 2781 बिलियनियर्स की ये लिस्ट है जो कि 2024 की लिस्ट है और इनकी जो टोटल वर्थ नेट जो वर्थ है वो $14 ट्रिलियन के बराबर इनकी नेट वर्थ है इन लोगों की. और यही बात मैं आपको इस चार्ट में भी दिखा दूं कि दुनिया की जो पॉपुलेशन है ना उसका 1% जो है या 1.2% उसके पास 47% वेल्थ अक्यूमुलेट हुई है और जो दुनिया की पॉपुलेशन का 53% है ना वो गरीब तरीन जो है वो 1% वेल्थ के ऊपर पूरा का पूरी 53% पॉपुलेशन गुजारा कर रही है और बीच का कुछ एरिया ऐसा है जिसमें 35% पॉपुलेशन जो है उसके पास 51% वेल्थ है और वो भी ज़्यादा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है और वो भी क्लासेस के अंदर डिवाइडेड है. बहरहाल जो 53% ह्यूमन पॉपुलेशन है वो गरीब तरीन जो है वो 1% वेल्थ के ऊपर गुजारा कर रही है. और ये यहाँ से आपको एक और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग मैप है, बड़ा सिंपल चार्ट्स मैंने ढूंढने की कोशिश की ताकि समझने में बहुत इजी हो. तो ये आप देखें कि जो 1% टॉप है दुनिया की पॉपुलेशन उसके पास 38 या 40% वेल्थ यहाँ पर है. उसके बाद जो टॉप की 10% है इस 1% को छोड़ के ये जो टॉप का 10% है यानी इस 1% को भी मिला लो और ये सारा जो 10% है इसके पास 76% ऑफ वेल्थ है. दैट मीन्स के इस चार्ट से तो ये पता चल रहा है कि मजीद हमारी वेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है क्योंकि 76% वेल्थ अगर 10% के पास है तो वो 1% तो ट्रिलियनियर्स होंगे और ये बाकी 9% जो है ये मिलियनियर्स होंगे. तो इन्होंने सारी की सारी दौलत अपने पास इकट्ठी की हुई है. दैट मीन्स के पीछे कितनी रह गई? पीछे तो 20-22% रह गई जो कि 50% लोगों के पास 40% लोगों के पास जो है 22% वेल्थ है और बिल्कुल जो 50% नीचे वाले हैं उनके पास सिर्फ 1 या 2% वेल्थ है. सो ये इतनी इनइक्वल सिचुएशन में हम अगर रह रहे हैं तो फिर कोई फख्र की बात तो नहीं. अगर हम वेल ऑफ हैं, अगर हमारे पास बहुत सारा पैसा है तो फिर हम तो गिल्टी होना चाहिए ना हमें कि हम जो है वो वेल्थ एक्यूमुलेशन के ऊपर बैठे हुए और जो कि 50% इंसानियत है वो तो मतलब उससे छीना हुआ है हमने ये सारा कुछ. तो ऑफकोर्स मिडिल क्लास को भी इस बात के लिए कॉन्शियस होना चाहिए हमारे जैसे मिडिल क्लास जो है कि ये हम अच्छा नहीं करें. लेकिन जो टॉप का 1% है और जो टॉप का 10% है उनकी जो हरकतें हैं वो तो मतलब फिरौनियत से बिल्कुल भी कम नहीं समझी जानी चाहिए कि भाई ये किस तरह से आपने इतना दौलत अपनी ज़ात के लिए या अपनी एक फैमिली के लिए इकट्ठा कर लिया है और पूरी इंसानियत को जो है ना वो इस सारी वेल्थ से बेबहरा कर दिया और उसको गुर्बत की निचली तरीन सतहों के ऊपर आप उनको धकेल रहे हैं, धकेलते चले जा रहे हैं. सो दिस इज समथिंग दैट मतलब हमें इसके बहुत अलार्म होना चाहिए.